इस दौरान दोनों अरकान ने फ़लस्तीन के हक़ में नारे बुलंद किए और इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों को ज़ालिमाना करार दिया। दो कौमें आबाद हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ जीना सीखना होगा। इसराइली अवाम और सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात मज़ीद गहरे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ राना तौसीफ़, यू आर वाचिंग DS डिजिटल टीवी। नाज़रीन, ट्रंप की तकरीर के दौरान दो अरकान पार्लियामेंट की बरतरफी ने इसराइली सियासत में नई बहस छेड़ दी। आखिर ये दोनों अरकान पार्लियामेंट कौन थे जो इसराइली पार्लियामेंट कनेसेट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज करने पर निकाले गए? दो अरकान एमन ओदे और ओफर कैसिफ एक बार फिर मंजर आम पर आ गए हैं। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब सदर ट्रंप गजा जंग बंदी मुआहदे और मशरक़ वस्ती में अमन के इम्कानात पर खिताब कर रहे थे। इस दौरान दोनों अरकान ने फ़लस्तीन के हक़ में नारे बुलंद किए और इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों को ज़ालिमाना करार दिया। नाज़रीन, सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दोनों को ईवान से बाहर निकाल दिया, जबकि ट्रंप की तकरीर बगैर रुकावट जारी रही। नाज़रीन, एमन ओदे और ओफर कैसिफ का ताल्लुक हिज़्ब इख्तिलाफ की जो इत्तेहाद है, हदाश ताल, उससे है, जो वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सख्त गिर पॉलिसियों, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी इलाकों में फ़ौजी कार्रवाइयों, बस्तियों की तोसी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठाता रहा। और इनमें जो पहला शख्स है नाज़रीन, एमन ओदे, ये अरब शहरियों की आवाज़ और मुसावात का अलमबरदार भी समझा जाता है, और ये 50 साला अरब नज़ाद इसराइली सियासतदान है जो लेफ्ट विंग की जमात हदाश का सरबराह भी है। पेशे के लिहाज से वकील, और पिछले 2 अशरों से इसराइल में अरब शहरियों की समाजी, मुआशी और सियासी जो है वो हकूक़ के लिए सरगर्म है। ओदा ने अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ नौजवानी में किया और 2015 में पहली मरतबा कनेसेट के रुकन मुंतखब हुआ। इसकी सियासत का जो महवर इसराइल के अंदर मौजूद अरब अक़लियत के साथ मसावी सलूक, रोज़गार, सेहत और बलदियाती सहूलियात की फराहमी रहा। इसकी जमात ने अरब इलाकों की तरक्की के लिए एक 10 साला इस्लाहाती मनसूबा भी पेश किया, जिसमें ख़वातीन के रोज़गार में इजाफ़े, गैर तस्लीम शुदा बस्तियों की कानूनी हैसियत, बलदियाती इस्लाहात और तशद्दुद के खात्मे के इक़दामात शामिल हैं। पार्लियामेंट से निकाले जाने के बाद एमन ओदा ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि मुझे सिर्फ इसलिए निकाला गया कि मैंने वो बात की जो पूरी दुनिया तस्लीम करती है, एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। यहाँ दो कौमें आबाद हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ जीना सीखना होगा। ताकत के बल पर अमन कायम नहीं हो सकता। इन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल अगर हकीकी अमन चाहता है तो इसे इंसाफ और बराबरी की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों के हक़ के खुददारियत को तस्लीम करना होगा। और नाज़रीन, जो दूसरे शख्स हैं ओफर कैसिफ, ये यहूदी न्याज लेकिन फ़लस्तीनी हकूक़ के हामी हैं। 60 साला यहूदी नज़ाद इसराइली रुकन पार्लियामेंट 2019 से हदाश की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये इसराइली सियासत में एक नायाब आवाज़ है, एक यहूदी सियासतदान जो खुलकर फ़लस्तीनियों के हकूक़ और इसराइली कब्ज़े के ख़ात्मे की बात करता है। नाज़रीन, कैसेफ ने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से सियासी फ़लसफ़े में PhD की और तदरीस के दौरान हीब्रो यूनिवर्सिटी जो यरूशलेम में है उसका प्रोफेसर भी रहा। इसका नज़रियाती झुकाव जो है वो इंसानी मसावात पर मबनी है। वो इसराइली हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों को नस्ली इम्तियाज़ और फ़ौजी तसल्लुत से ताबीर करता है। पार्लियामेंट से निकाले जाने के बाद ओफर कैसिफ ने कहा, अमन का मतलब सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि इंसाफ है। जब तक नस्ल परस्ती ख़त्म नहीं होगी कोई हकीकी अमन मुमकिन नहीं होगा। हमें खून रेज़ी की सियासत को रोकना होगा। एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुत्तहद होना होगा। नाज़रीन, कैसिफ ने बात करते हुए मज़ीद कहा, अपना मौक़िफ़ जो रखा है कि इसराइल में जमहूरी इक़दार इस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक वो अपने फ़लस्तीनी हमसायों के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार नहीं करते। नाज़रीन, सियासी मुबस्सिरीन इस वाक़े को इसराइली माशरत में
بڑھتی ہوئی اندرونی تقسیم کی جو علامت قرار دے رہے ہیں۔ اگرچہ غزہ میں جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن فلسطین کے مسئلے پر اسرائیلی عوام اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات مزید گہرے ہو رہے ہیں، اور جو مختلف تجزیہ کار ہیں انہوں نے بھی اس پر اپنا موقف دیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ عرب یہودی اتحاد کے اراکین نے احتجاج کیا ہو، مگر کسی عالمی رہنما، خصوصاً جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے دوران ایسا جرات مندانہ اقدام اسرائیلی سیاست میں ایک نہایت غیر معمولی عمل سمجھا جا رہا ہے۔ اس واقعے نے اسرائیل میں اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ جو رائٹ ونگ کے ارکان ہیں دونوں اراکین کو غدار قرار دیا، جبکہ جو لیفٹ ونگ کے حلقے ہیں انہوں نے دونوں اراکین کو امن اور انصاف کے سچے نمائندگے کہا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ بین الاقوامی سطح پر بھی زیر بحث آیا۔ امریکہ اور یورپی میڈیا نے اسے اسرائیل میں جمہوریت کی تقسیم کی واضح علامت قرار دیا ہے۔ فلسطینی رہنماؤں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے دونوں اراکین کی جرات کو سراہا ہے اور انہیں امن کے سفیر کہا، جبکہ اقوام متحدہ کے بعض سابق عہدیداروں نے کہا کہ اسرائیل میں اختلاف رائے کی گنجائش تیزی سے سکڑتی جا رہی ہے، جو ایک خطرناک جمہوری رجحان ہے۔ ناظرین، ایمن عودے اور اوفر کیسیف کا احتجاج محض ایک وقتی واقعہ نہیں، بلکہ اسرائیلی سیاست میں ایک نئے نظریاتی محاذ کی جھلک ہے، جہاں عرب اور یہودی اراکین ایک ساتھ امن، مساوات اور انصاف کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ اسرائیل کے اندر موجود اس بڑھتے ہوئے شعور کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ امن کی بنیاد طاقت پر نہیں بلکہ برابری اور انسانیت پر رکھی جاتی ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پلان پر عمل درآمد شروع تو ہو چکا ہے، قیدیوں کا تبادلہ شروع تو ہو چکا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ صرف اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے کوئی چال ہے، یا واقع ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ امن کی کوشش ہے۔ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا، لیکن اس پارلیمنٹ کے سیشن کے فوراً بعد دوبارہ سے اسرائیلی جارحیت فلسطین اور غزہ میں دیکھنے میں آئی ہے، رپورٹ ہوئی ہے مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس پر۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ کیا یہ امن کا سفیر ڈونلڈ ٹرمپ، جو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی اپنے آپ کو حقدار سمجھ رہے تھے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ امن معاہدہ کب تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بہت جلد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔